देखिए हम लोग यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, अध्याय 2। ये क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। आप लोग ने पिछले वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा होगा? आवेश के बारे में पढ़ा है ना, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा होगा, गॉस की प्रमेय पढ़े होंगे। तो ये आप पिछले चैप्टर से पढ़कर आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है ना, विभव की अवधारणा, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, सम विभव पृष्ठ, खोखले चालक के अंदर विभव, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, परावैद्युतांक, परावैद्युत एवं उसके प्रकार, चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, संधारित्र के प्रकार 3 प्रकार के हैं, संधारित्रों का संयोजन, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, आवेशों का पुनर्वितरण व ऊर्जा हानि, और वान डी ग्राफ जनरेटर। तो ये इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या? विभव की अवधारणा। विभव की अवधारणा देखिए, वास्तव में जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, चालक को क्या देते हैं? आवेश। तो उस आवेश का प्रभाव जो है वो चालक में बढ़ते जाता है ना। विभव को हम एक प्रकार की ऊर्जा समझ सकते हैं। तो जब हम किसी चालक को क्या देते जाते हैं? आवेश देते जाते हैं, तो उसकी क्या बढ़ते जाएगी? ऊर्जा बढ़ते जाएगी। तो विभव को हम एक प्रकार की ऊर्जा समझ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक को हम आवेश देते जाएंगे, आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो उसका विभव बढ़ते जाएगा। देखिए, आवेश और विभव के बीच में वही संबंध है जो एक पानी की टंकी में जब हम पानी की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, पानी की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, तो क्या बढ़ते जाता है? उसका तल। जैसे जैसे आप पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, उसका क्या बढ़ता है? तल बढ़ता है। और आप पानी अगर उससे आप निकालते जाओगे तो उसका क्या होगा? तल घटेगा। तो जो संबंध पानी और तल के बीच में है, किसमें? पानी की टंकी में, वही संबंध आवेश और विभव के बीच में है। किसके लिए? चालक के लिए। जैसे आप जानते हो कि तल का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। तल का अस्तित्व किसके कारण है? पानी के कारण है। पानी होगा तो क्या होगा? तल होगा, और पानी नहीं है तो तल नहीं होगा। उसी प्रकार यदि किसी चालक में क्या होगा? आवेश होगा तो उसका विभव होगा, और अगर आवेश नहीं होगा तो विभव नहीं होगा। तो किसी चालक में आवेश की मात्रा को हम बढ़ाते जाएंगे तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ते जाएगा। वास्तव में विभव क्या है? विभव एक अवस्था है। क्या है? अवस्था है। अगर 2 चालक हैं, मान लीजिए एक चालक है ये ए, और दूसरा चालक क्या है? बी। आवेश इसमें भी है और आवेश बी में भी है। चालक ए में भी आवेश और चालक बी में भी। अब मान लीजिए यदि हम इनको एक चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, दोनों चालकों को हम किसके द्वारा जोड़ते हैं? चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, तो आवेश ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, ये निर्धारित होता है किससे? विभव से। समझ में बात? ऐसे हम देखकर नहीं बता सकते कि आवेश ए से बी में जाएगा या बी से ए में। तो वास्तव में ये निर्धारित करने के लिए आवेश ए से बी में जाएगा या बी से ए में जाएगा, हमको पता होना चाहिए इसका विभव। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अवधारणा क्या है? कि आवेश जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो जब तक हमको विभव का पता नहीं होगा तब तक हम आवेश प्रवाह की दिशा नहीं बता सकते। तो विभव क्या है? विभव चालक की एक अवस्था है जिसकी सहायता से हम 2 चालकों के बीच, यदि उनके बीच आवेश प्रवाह संभव है, तो 2 चालकों के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो ये विभव की क्या हुई? अवधारणा हुई। अब इसके बाद हम आते हैं क्या? कहां पर? विद्युत विभवांतर पर। विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए यहां पर आवेश है, ये बिंदु वो है, यहां पर क्या है? आवेश है, और आवेश के चारों तरफ क्या है? विद्युत क्षेत्र है। आवेश के चारों तरफ क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? विभव होगा। तो हमने कोई भी 2 बिंदु ले लिए। एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया ए, और दूसरा बिंदु ले लिया कौन सा? बी। ये दोनों बिंदु किसके अंदर है? विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो ए पर भी विभव होगा और बी पर भी क्या होगा? विभव। ए पर विभव मान लीजिए कितना है? वी, और बी पर विभव मान लीजिए कितना है? वी। हमको क्या परिभाषित करना है? विभवांतर। तो विभवांतर को हम कैसे परिभाषित करते हैं? एकांक धनावेश को। इसको एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर। फिर से सुनिए, विभवांतर की परिभाषा क्या हो गई? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब एकांक धनावेश मान लीजिए हमने नहीं लिया, एक विशेष स्थिति तो यह है कि हम सीधे सीधे क्या ले लें? एकांक धनावेश। लेकिन सामान्य स्थिति में हम ये मान लेते हैं कि चलिए हमने एकांक धनावेश को नहीं लाया, हमने किसको लाया? Q0 आवेश को लाया। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। Q0 आवेश को कहां से कहां तक लाया? A से B तक। तो हमको क्या करना पड़ा? कार्य करना पड़ा। ये कार्य क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये जो प्लस Q आवेश है, ये इस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला आवेश इस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो जब आप इसको पास लाओगे तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको लाना किसको था? एकांक धनावेश को, लेकिन आपने किसको लाया? Q0 परीक्षण आवेश को। Q0 परीक्षण आवेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? W। किस आवेश को ला रहे हो आप? Q0 आवेश को। कहां से कहां तक ला रहे हो? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। कितना कार्य करना पड़ा? W। तो क्या W को हम विभवांतर कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको किसको लेकर आना था? एकांक धनावेश को लेकर आना था, और आपने किसको लाया? Q0 को। तो आप जबकि लगाओगे, जबकि Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, इसलिए एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य कितना? W/Q0। तो इसको आप क्या नहीं कहोगे? विभवांतर नहीं कहोगे, क्योंकि ये किसको लाने में किया गया कार्य है? Q0 आवेश को। और इस कार्य को आप क्या कह सकते हो? विभवांतर। क्या कह सकते हो? विभवांतर। क्यों? क्योंकि ये किसको लाने में किया गया कार्य है? एकांक धनावेश को। तो विभवांतर यदि Q0 परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? W हो, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा VB माइनस VA, वो किसके बराबर हो जाएगा? W/Q0। बात समझ में आई आपके? हमने सीधे सीधे एकांक धनावेश नहीं लिया, हमने कहा कि जबकि Q0 आवेश को A से B तक लाने में किया गया कार्य W, इसलिए एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q0। तो W/Q0 क्या हो गया? दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर हो गया। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया। इसको अब हम एक विभव में से दूसरे विभव को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? विभव प्राप्त होगा। विभवांतर भी एक प्रकार का क्या है? विभव। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या V बराबर W/Q0, या हम इसको लिख सकते हैं V किसके लिए आया है? विभवांतर के लिए। विभवांतर बराबर क्या? कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर क्या? कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो ये हो गया विभवांतर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? इसमें आप आवेश को कहां से कहां तक ला रहे हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु को क्या लिया है? A, और दूसरे बिंदु को क्या लिया है? B। इसको हम ऐसा भी यहां लिख सकते हैं, A से B तक, WAB भी लिख सकते हैं। संकेत है हमारे समझने के लिए। W कार्य तो है, लेकिन कहां से कहां तक? एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक। क्या ये बात समझ में आई आपके? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद हम इसमें इसके नोट देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसका SI मात्रक देखते हैं। किसका SI मात्रक? विभवांतर का SI मात्रक। ठीक है, तो SI पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, कोई बताएगा? जूल है। वेरी गुड। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल। और आवेश का मात्रक क्या है? ना, आवेश का मात्रक है कूलाम, है ना। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया विभवांतर का? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, और जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। तो या तो आप जूल प्रति कूलाम कहिए या क्या कहिए? वोल्ट कहिए। तो इसका SI मात्रक होगा। ठीक है, दूसरा CGS मात्रक। CGS मात्रक में इसके दो प्रकार होते हैं। CGS मात्रक में एक होता है, इसको हम पहले के अंतर्गत SI मात्रक, CGS मात्रक। CGS मात्रक में एक होता है स्थिर वैद्युत मात्रक। CGS मात्रक दो होते हैं, एक कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक में कार्य का मात्रक हम लेंगे क्या? अर्घ। और इसका जो आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक क्या है? स्थैत कूलाम। तो अर्घ प्रति स्थैत कूलाम, या जैसे इसको हमने क्या कहा था? वोल्ट, वैसे अर्घ प्रति स्थैत कूलाम को क्या कह सकते हैं? स्थैत वोल्ट। क्या कह सकते हैं? स्थैत वोल्ट। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छा, ये हो गया। दूसरा इसका CGS पद्धति में मात्रक कौन सा है? वैद्युत चुंबकीय मात्रक।
कौन सा मात्रक है? वैद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, इसमें अर्घ तो रहेगा ही, कार्य का मात्रक क्या रहेगा? अर्घ। लेकिन आवेश का, यहाँ पर आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो होता है एब कूलाम। क्या होता है? एब कूलाम। ठीक है, तो अर्घ प्रति एब कूलाम, या इसको हम एब वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एब वोल्ट। तो ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया। क्या हो गया इसका? मात्रक। समझ में आ रहा है आपके? अब इसका हम देखेंगे विमीय सूत्र। क्या देखेंगे? विमीय सूत्र। ये पहला मात्रक हो गया। देखिए एग्जाम जब होती है ना तो ऑब्जेक्टिव्स में ये मात्रक पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं। ये छोटे छोटे आपको एक एक दो दो नंबर के जो प्रश्न है। इसके बाद है विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र? विभवांतर का विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र? विभवांतर। आपको मालूम है कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ml2t-2 या ml2t-2। और आवेश का विमीय सूत्र AT। क्या होता है? AT। तो ये हो गया ml2t-2 AT। T को ऊपर ले आ लेंगे तो क्या हो जाएगा? ml2t-3 A इनवर्स। ये विमीय सूत्र हो गया किसका? किसका? विभवांतर का। विमीय सूत्र को आप ब्रैकेट में भी बता सकते हैं और नहीं भी बताए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब हमको तीसरी बात ये बतानी है कि विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो इसके लिए हम परिभाषा में जाते हैं। विभवांतर की परिभाषा क्या थी? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो विभवांतर भी कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। तो यहाँ आप लिखेंगे कि विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक बात है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हो गया? आपका विभवांतर हो गया। क्या हो गया? विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है बताइए? वोल्ट। सीजीएस मात्रक में दो है। स्थिर विद्युत मात्रक क्या है? स्थैतिक वोल्ट। और विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है? एब वोल्ट। ठीक है, अब हम इन्हीं मात्रकों को परिभाषित करेंगे। इन्हीं मात्रकों को परिभाषित करेंगे। हमको ध्यान ये रखना है कि W कौन सा कार्य था? आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1 वोल्ट विभवांतर। 1 वोल्ट विभवांतर किसको कहेंगे? 1 वोल्ट विभवांतर। ठीक है, वोल्ट किसको कहा था बताइए आपने? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को क्या कहा था? वोल्ट कहा था। मान लीजिए इसका मान 1, इसका मान, तो इसका मान क्या हो गया? 1। समझ में आ रहा है? तो 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 जूल बटे 1 कूलाम। जूल किसके लिए आया? आपने समझने के लिए, अब ये नहीं लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 1 जूल किसके लिए आया? कार्य के लिए। कौन सा कार्य? जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया। 1 कूलाम क्या है? ये वो आवेश है जिसको हमने लाया है। कहाँ? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। और 1 वोल्ट क्या है? विभवांतर है। समझ में ही बात? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि 1 कूलाम आवेश को, यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार 1 स्थैतिक वोल्ट विभवांतर। 1 स्थैतिक वोल्ट विभवांतर। स्थैतिक वोल्ट किसको कहा था आपने? किसको कहा था? अर्घ प्रति स्थैतिक कूलाम। अर्घ प्रति स्थैतिक कूलाम को क्या कहा था आपने? स्थैतिक वोल्ट कहा था। मान लीजिए इसका मान 1, इसका मान 1, तो इसका मान क्या होगा? 1। फिर से आप ध्यान दीजिए, ये क्या था? 1 अर्घ कार्य था। ये क्या था? आवेश था। और ये क्या था? विभवांतर। तो यदि एक स्थैतिक कूलाम आवेश को, यदि एक स्थैतिक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 अर्घ हो, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 स्थैतिक वोल्ट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब हम देखते हैं क्या वोल्ट और स्थैतिक वोल्ट में संबंध। वोल्ट कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक है। और स्थैतिक वोल्ट कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। वोल्ट व स्थैतिक वोल्ट, इन दोनों में संबंध। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स बनाते समय क्या करना पड़ेगा? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना पड़ेगा, तब तो न्यूमेरिकल बनेगा आपसे।
ठीक है। तो वोल्ट व स्थित वोल्ट में संबंध। देखिए आपने 1 वोल्ट किसको कहा, ये आपने पढ़ा 1 वोल्ट किसको कहा आपने, 1 जूल बटे 1 कूलम को। अब आप एक काम कीजिए, ये कौन सा मात्रक है, एसआई, ये कौन सा है, सीजीएस। यहाँ पर अब ये दोनों एसआई हैं। अब आप एक काम करिए, इसको एसआई रहने दीजिए और इसको किसमें चेंज कर दो, सीजीएस में। तो 1 वोल्ट को रहने दीजिए। 1 जूल में कितने अर्ग, 10⁻7 अर्ग। 1 कूलम में कितने स्थित कूलम, 3 × 10⁻9 स्थित कूलम। ठीक है, इसको देखो 10⁻7 कैंसिल जाएगा और 2 जीरो नीचे बचेंगे तो बन गया 1/300। और अर्ग अपॉन स्थित वोल्ट को क्या कहा, अर्ग अपॉन स्थित कूलम को क्या कहा था हमने, स्थित वोल्ट। तो यहाँ पर आ गया स्थित वोल्ट। तो ये रिलेशन हमको मिल गया, किन दोनों में रिलेशन मिला हमको, वोल्ट और स्थित वोल्ट में। 1 वोल्ट में कितने स्थित वोल्ट हो गए, 1/300। अब बताइए मुझे, वोल्ट बढ़ा कि स्थित वोल्ट बढ़ा, नहीं स्थित वोल्ट बढ़ा, क्योंकि अगर आप इसको लाओगे तो 300 वोल्ट बराबर 1 स्थित वोल्ट। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर दोनों मात्रकों में से कौन सा मात्रक बड़ा है, स्थित वोल्ट बड़ा है और वोल्ट छोटा है। तो ये हमने क्या देखा अभी, विभवांतर देखा और विभवांतर के मात्रक देखे। अब हम देखेंगे विभव। क्या देखेंगे, विभव। इसको विभव को हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत विभव या वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने किसकी परिभाषा दी थी, विभवांतर की। हमने क्या कहा था कि एक बिंदु, 2 बिंदु लिए थे, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर बराबर W/Q0। यहां पर आवेश को हमने कहां से लाया था, A से लाए थे, कहां तक, B तक, है ना। यदि हम कल्पना करो कि ये बिंदु A कहां पर है, अनंत पर है। A कहां पर है, अनंत पर। तो अनंत पर विभव कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ये जो VA है, VA कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको VB माइनस VA लिखे थे ना, जो पास में है वहां विभव ज्यादा होगा। ये आवेश के पास में है तो यहाँ विभव ज्यादा होगा, यहाँ कम। तो हमने A को कहा मान लिया, अनंत पर। तो ये विभव कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया VB बराबर W/Q0। अब यहाँ पर W क्या था, कार्य, कहां से कहां तक लाने में, A से B। लेकिन यहाँ पर हमने इसको क्या कह दिया, अनंत से। तो इसका मतलब है W कौन सा कार्य है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर विभव में क्या करना पड़ता है, एकांक आवेश को हम कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। विभव में क्या करेंगे, विभवांतर में क्या करते थे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच ले जाते थे और वो दोनों बिंदु किसके अंदर होते थे, विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत विभव में क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक आवेश है +Q और आवेश के पास में यहाँ कहीं कोई बिंदु P है विद्युत क्षेत्र के अंदर, या A ले सकते हो। इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विभव। तो इसकी परिभाषा है एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को कहां से लाना है, अनंत से। एकांक धनावेश को, अनंत को हम ऐसा बताते नहीं है, समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो उस बिंदु पर विभव कहलाता है। विभव की परिभाषा क्या हो गई, समझ में आई आपको, क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। किस बिंदु पर विभव कहलाता है, जिस बिंदु तक आप एकांक धनावेश को ला रहे हो। समझ में आई बात। अब फिर वही बात कि आपको लेना तो क्या चाहिए, एकांक धनावेश। लेकिन मान लीजिए एकांक धनावेश नहीं लिया आपने, क्या ले लिया आपने, परीक्षण आवेश ले लिया Q0। तो Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, W। तो फिर W को हम विभव कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि W कौन सा कार्य है, Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य। जबकि हमको कौन सा चाहिए, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। फिर जबकि लगाइए कि जबकि Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W,
इसलिए यदि हम एक को लाते तो कितना, एकांक आवेश को लाते तो कितना कार्य करना पड़ता, W/Q0। इसको, इस कार्य को हम विभव नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य है। लेकिन ये कौन सा कार्य है? एकांक धनावेश को आप कह रहे हो, जबकि Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W, इसलिए एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य W/Q0। इसको हम क्या कह सकते हैं? विभवांतर। ठीक है, तो यदि इसको विभव कह सकते हैं, विभवांतर नहीं, विभव। यदि Q0 आवेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत से कहां तक? किसी बिंदु तक, और उसको लाने में किया गया कार्य कितना है? W, है ना? तो उस बिंदु पर विभव, किस बिंदु पर? बिंदु P पर, उस बिंदु पर विभव, उस बिंदु पर विभव V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। या अगर हम इसको लिखें तो V क्या है? विभव है। V क्या है? विभव। W क्या है? कार्य। और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश, जिसको आप लेकर आ रहे हो। ठीक है, अब आप देखिए, देखने में आपको ये वाला सूत्र विभव का और वो वाला सूत्र विभवांतर का एक जैसा लग रहा है, लेकिन अंतर क्या है? W संकेत है कार्य का, लेकिन वहां W कौन सा कार्य था? आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य था। और यहाँ पर W कौन सा कार्य है? आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में। तो W संकेत समान है, लेकिन विभवांतर में जो W आता है उसका मायने अलग है, और यहाँ पर विभव में जो W आ रहा है उसका मायने अलग है। बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद अब फिर से हम इसके मात्रक वगैरह देख लेते हैं। तो आप देखिए, फिर से इसके मात्रक वही होंगे विभवांतर के, क्योंकि इसके दाईं तरफ की राशियां क्या है? समान है। जो विभवांतर में आया था कार्य बटे आवेश, वही यहाँ पर भी आया, विभव में भी कार्य बटे आवेश, इसलिए मात्रक इसके वही होंगे। तो फिर से पहले के समान इसका SI मात्रक या SI यूनिट क्या हो जाएगी? आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या? जूल। कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो हो गया जूल प्रति कूलाम। या पहले के समान, पहले इसको क्या कहा था? वोल्ट। तो फिर से इसको क्या कह सकते हैं? वोल्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद CGS मात्रक। CGS में दो मात्रक थे, वही मात्रक रहेंगे। CGS में दो मात्रक थे, एक उसका कौन सा? स्थिर वैद्युत मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक क्या हो जाएगा? जूल की जगह क्या? अर्ग, और कूलाम की जगह क्या? स्थित कूलाम। अर्ग प्रति स्थित कूलाम, या इसको क्या कह सकते हैं? स्थित वोल्ट। ये कौन सा मात्रक हुआ उसका? उसका CGS मात्रक तो है, लेकिन CGS में दो है, एक है स्थिर वैद्युत मात्रक और दूसरा विद्युत चुंबकीय मात्रक। स्थिर वैद्युत मात्रक को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, और विद्युत चुंबकीय मात्रक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा हुआ? ESU। ESU मतलब स्थिर वैद्युत। EMU यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसमें अर्ग रहेगा, लेकिन यहाँ पर अर्ग रहेगा, लेकिन यहाँ पर आवेश की जगह क्या आएगा? यहाँ आएगा एब कूलाम। क्या आएगा? एब कूलाम। अर्ग प्रति एब कूलाम, और इसको हम कह सकते हैं एब वोल्ट। क्या कह सकते हैं? एब वोल्ट। ठीक है, और विमीय सूत्र फिर से वैसे ही निकालेंगे। कार्य का विमीय सूत्र ml² T-2/80। तो ये हो जाएगा क्या? ml² T-3 A इनवर्स। ठीक है, और तीसरी बात कि चूंकि विभव की गणना भी किसके पद में की जा रही है? कार्य के पद में, है ना? इसलिए विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है ना? कार्य कैसी राशि है? अदिश। इसलिए विभव भी कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, तो ये इससे ये हो गया, तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। कई बार ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है, क्योंकि जितनी भी राशि आप पढ़ते हो या तो वो अदिश होगी या सदिश, तो ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछ ले जाते हैं कि ये वाली राशि कौन सी राशि है ना? फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आता ना, तो उसके लिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या देख लिया? अभी हमने विभव की परिभाषा देखी, है ना? अब इसके बाद हम फिर से, जैसे पहले हमने 1 वोल्ट विभवांतर देखा था। क्या देखा था? 1 वोल्ट विभवांतर। वैसे अब हम क्या देखेंगे? 1 वोल्ट विभव। पिछले बार 1 वोल्ट क्या था? विभवांतर। इस बार 1 वोल्ट विभव। 1 वोल्ट विभव। 1 वोल्ट विभव। ठीक है, वोल्ट किसको कहा था हमने? वोल्ट किसको कहा था? जूल प्रति कूलाम को। जूल प्रति कूलाम को क्या कहा था? वोल्ट कहा था, है ना?
अब यदि ये एक है, ये एक, तो क्या हो गया, ये एक, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 जूल किसके लिए आया है, कार्य के लिए। 1 कूलम किसके लिए आया है, आवेश के लिए। और 1 वोल्ट किसके लिए आया है, विभव के लिए। ये कौन सा कार्य है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव को 1 वोल्ट कहते हैं। बात समझ में आई। सीजीएस सिस्टम में विभव का मात्रक क्या होता है, स्थैत वोल्ट। तो अब देख लेते हैं, एक स्थैत वोल्ट, एक स्थैत वोल्ट विभव की परिभाषा। स्थैत वोल्ट किसको कहा था आपने, अर्ग प्रति स्थैत कूलम। अर्ग प्रति स्थैत कूलम को आपने क्या कहा था, स्थैत वोल्ट। हमको किसको परिभाषित करना है, एक स्थैत वोल्ट। तो मान लो ये एक है, ये एक, तो ये क्या हो गया, एक। तो 1 स्थैत वोल्ट बराबर क्या हो गया, 1 अर्ग बटे 1 स्थैत कूलम। ये किसके लिए आया, कार्य के लिए। ये किसके लिए आया, आवेश के लिए। ये क्या है, विभव। परिभाषा क्या बन गई, यदि 1 स्थैत कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 अर्ग हो, तो उस बिंदु पर विभव क्या कहलाएगा, 1 स्थैत वोल्ट। और फिर से 1 वोल्ट और स्थैत वोल्ट के बीच वोल्ट और स्थैत वोल्ट के बीच संबंध फिर से कितना हो जाएगा भाई, 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थैत वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमने क्या देखा, 1 वोल्ट विभव देखा और 1 स्थैत वोल्ट विभव देखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। अगला आर्टिकल क्या है हमारा, अगला आर्टिकल क्या है, बिंदु आवेश के कारण विभव। विभव का व्यंजक एग्जाम में आता है, डेरिवेशन है ये। अगले हेडिंग हमारा अगला आर्टिकल क्या हो गया, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। ठीक है, क्या निकालना है हमको, विभव निकालना है। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। मान लेते हैं कि यहाँ पर O एक बिंदु है जिस पर +Q बिंदु आवेश रखा है। O एक बिंदु है जिस पर +Q बिंदु आवेश रखा है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर P कोई बिंदु है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। और इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो दिया क्या है, एक बिंदु आवेश। करना क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश से R दूरी पर P कोई बिंदु है, और इस बिंदु P पर क्या निकालना है, विभव। ठीक है, कैसे निकालेंगे, विभव की परिभाषा क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, तो क्या ले लें यहाँ पर, एकांक धनावेश, उसको कहां से लाएंगे, अनंत से कहां तक लाएंगे, बिंदु P तक। ठीक है, तो देखिए एकांक धनावेश को आपको अनंत से लाना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, अनंत, अनंत से लाना पड़ेगा। अब एकांक धनावेश को जब आप यहाँ रखोगे तो देखिए बिंदु आवेश, ये जो बिंदु आवेश क्यों है, इससे इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, तो इस पर बल कम लगेगा। फिर यहाँ पर लाओगे, है ना, तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, कम, तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ लाओगे, दूरी और कम हो गई, बल और बढ़ेगा। इसका मतलब है ये कौन सा बल है, परिवर्ती बल है। कौन सा बल है, परिवर्ती। क्योंकि आवेश पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, तो हमको पास लाने के लिए हमारे द्वारा लगाए गए बल को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कार्य हम कैसे निकालेंगे, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, पहले अल्प विस्थापन का कार्य निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, अल्प विस्थापन का कार्य निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरे विस्थापन में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए जब हम अनंत से कहां तक लाएंगे, बिंदु P तक, किसको, एकांक धनावेश को, तो मार्ग बीच में कभी न कभी वो इस बिंदु पर आएगा। कौन सा बिंदु ले लिया, A की दूरी इस आवेश से कितनी है, x है।
ए की दूरी इससे कितनी है, x। यहां पर एकांक धनावेश जब आएगा तो एकांक धनावेश पर क्या लगेगा, बल, और एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। वही वास्तव में क्या होगा, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो कितनी दूरी पर, x दूरी पर आवेश q से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर तीव्रता का सूत्र आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और आवेश बटे दूरी का वर्ग, आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो आवेश कितना है, q, और दूरी कितनी है, x। आवेश q और दूरी कितनी, x, तो दूरी का वर्ग है ना x का। समझ में आया। दिशा क्या होगी, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के अनुदिश। तो देखो ये धनावेश है और ये एकांक धनावेश है, इस पर बल किधर लगेगा, इधर। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ये हो गई। यही दिशा किसकी दिशा है, तीव्रता की दिशा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, किससे किसकी ओर, O से A की ओर, O से A की ओर। आप चाहे तो यहाँ दिशा लिख सकते हैं, दिशा वेक्टर OA के अनुदिश, वेक्टर OA के अनुदिश। अब पहले क्या करेंगे, हम एकांक धनावेश को थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, अल्प विस्थापित करेंगे। तो ये A से लेके B तक हमने अल्प विस्थापन करना है। A से लेके कहां तक, B तक, ये dx है, ये क्या है, dx, अल्प विस्थापन। तो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को A से B तक, A से B तक अल्प दूरी, A से B तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब अगर विस्थापन कैसा है, अल्प, तो कार्य भी कैसा होगा, अल्प। तो अल्प कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, dW से, है ना। तो dW कार्य कैसे निकालते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर dx, ऐसे निकालते हैं ना। अब किसको ला रहे हो आप, एकांक धनावेश को। तो ये किस पर लगने वाला बल है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। और एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि कार्य किसके लिए है, एकांक धनावेश के लिए, बल किस पर है, एकांक धनावेश पर है, तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वेक्टर F की जगह क्या आ गया, वेक्टर E आ गया, और बीच में डॉट है, और ये वेक्टर dx। अब आपको डॉट प्रोडक्ट मालूम है ना वेक्टर का, मालूम है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, ये वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू AB cos थीटा। थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण। उसी से वेक्टर E डॉट वेक्टर dx, E dx, E dx और cos थीटा। यहाँ पर देखिए वेक्टर E और वेक्टर dx के डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180। तो ये cos अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 होगा ना, तो ये 180 हो गया। cos 180 कितना होता है, -1। तो -1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये हो गया -E dx। समझ में आया आपके। और देखिए E की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, अब इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। देखिए आर्टिकल बड़ा है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो यही मैनेज कर रहे हैं अपन। तो ये dw इक्वल्स टू E की वैल्यू ऊपर है, पहले तो माइनस कॉपी कर दो, और E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और Q अपॉन क्या है, x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई अभी, E की। क्या बाकी है अभी, dx, dx को कॉपी नहीं किया है, तो ये dx कॉपी कर दिया। ये मिला एकांक धनावेश को अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब यदि हम इसको प्रॉपर लिमिट्स के बीच में क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन, तो क्या मिल जाएगा, पूरा कार्य, कुल कार्य, है ना। तो अतः एकांक धनावेश को, अतः एकांक धनावेश को कहां से लाना है, अनंत से। एकांक धनावेश को अनंत से कहां तक लाना है, बिंदु P तक, क्योंकि विभव कहां निकालना है,
बिंदु P पर, तो लाना कहां तक पड़ेगा? बिंदु P तक। बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कैसे मिलेगा? कुल कार्य का संकेत W। ये जो अल्प कार्य आपने निकाला था कौन सा? -1/4πε0K। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। हो सकता है कि यहाँ पर कोई परावैद्युत माध्यम हो, तो ये, और Q/x² dx। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स क्या होगी? कहां से ला रहे हैं? अनंत से, तो ये अनंत हो गया। कहां तक ला रहे हैं? बिंदु P तक। तो बिंदु P नहीं लिखना है यहाँ पर, P की क्या लेना है? दूरी, क्योंकि इसमें चर कौन है? x, और x का मतलब क्या है? दूरी। तो यहाँ पर अंतिम बिंदु P नहीं लिखना, उसकी क्या लेना? दूरी। समझ में आई बात? अब समाकलन करते समय क्या करते हैं? जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट क्या क्या है? माइनस को बाहर कर दिया, 1/4πε0K। ये क्या है? कांस्टेंट है। और Q भी क्या है? कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1/x²। सीमाएं क्या है? इन्फिनिटी R। केवल क्या बचा अभी? 1/x²। अवकलन या समाकलन जब हम करते हैं तो चर राशि को कहां ले आते हैं? अंश में। ऐसे ही करते हैं ना। तो ये जो चर राशि x² जो नीचे हर में है, इसको कहां ले जा लो? ऊपर ले जा लो। तो ये क्या हो गया? x⁻²। अब आपको समाकलन का सूत्र मालूम है ना? इंटीग्रेशन x⁻n dx। ये n कोई घात है इसमें चर की, तो इसका समाकलन का सूत्र क्या है? x⁻n+1 होल अपॉन n+1। यहाँ पर x की जगह तो x है, लेकिन n की जगह क्या है? -2 है। तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? -1/4πε0K। ये तो एज इट इज रहेगा, है ना? और यहाँ पर इसका जब हम समाकलन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो x⁻², यहाँ क्या आ जाएगा? -2+1, यानी कितना? -1 अपॉन नीचे भी -2+1, तो कितना हो गया? -1। और जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, उसको लेते हैं। लोअर लिमिट नीचे और अपर लिमिट ऊपर। बात समझ में आई? ये -1 को आप बाहर ला लीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो वो खत्म हो गया। ये वाले माइनस को आप बाहर लाइए, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या? W = 1/4πε0K। माइनस खत्म हो चुका है, Q बचा हुआ है। और अभी इसकी सीमाएं लेनी है, अभी हमने ली नहीं है, इन्फिनिटी से R। x⁻, ये तो बाहर चले गया। x⁻−1 को क्या लिख सकते हैं? 1/x लिख सकते हैं। ठीक बात है। अब सीमाएं लेंगे। W = 1/4πε0K। एक बार चर यानी वेरिएबल, है ना? वेरिएबल की जगह क्या लेते हैं? उच्च सीमा, अपर लिमिट, तो 1/r। फिर माइनस लेते हैं, फिर x की जगह क्या? लोअर लिमिट, इन्फिनिटी। तो ये हो गया W = 1/4πε0K Q, और ये हो गया 1/r। इन्फिनिटी का भाग देने से क्या मिला? 0। तो W = क्या हो गया? 1/4πε0K और Q, और ये R इधर आ गया, Q/R। ये क्या मिला आपको? कार्य मिला। कौन सा कार्य? जरा ध्यान दीजिए। एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। और यही कार्य क्या कहलाता है? विभव। विभव की परिभाषा यही तो है ना, कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? विभव। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा? 1/4πε0K Q/R। तो यही कार्य क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। यही कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यही कार्य विभव कहलाता है। अतः बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव। बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा? जितना कार्य किया, कितना कार्य किया? 1/4πε0K Q/R। लेकिन पहले ये कार्य था तो सब इसका संकेत W था। अब हम कह रहे हैं यही क्या है? विभव। तो विभव का संकेत क्या है? V। तो उसको क्या लिखेंगे? V। तो ये आपको क्या मिल गया? ये मिल गया बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। और ये कौन सी पद्धति है? SI पद्धति है। तो विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। समीकरण 2 यहाँ आप लिख देंगे। समीकरण 2 क्या है?
समीकरण 1 किसको कहेंगे? ई का जो सूत्र मिला था उसको, ठीक है। नीचे लिख देंगे समीकरण 2 क्या है? बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। यहाँ पर ये जो के आ रहा है, ये आ रहा है परावैद्युत माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ कोई परावैद्युत माध्यम नहीं है, यहाँ पर क्या है? वायु है या निर्वात है। तो आप लोग जानते हो ना, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है? 1। तो अगर मान लीजिए आवेश के समीप वायु है तो के का मान 1 हो गया। तो सूत्र क्या बन जाएगा? 1/4πε0 Q/R, और मात्रक फिर से क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो ये आपका आर्टिकल हो गया। किसके कारण व्यंजक? बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। अब एक बात और है कि यदि आप देखिए, इसको जरूरी तो नहीं है लेकिन हमको पता है, हम सीजीएस पद्धति में भी विभव बता सकते हैं, है ना। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 कितना होता है? 1 होता है। सीजीएस पद्धति में 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो फिर इसलिए v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया? 1। तो फिर बचा कितना? 1/k और Q/R। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस बार इसकी यूनिट वोल्ट नहीं होगी, क्या होगी? स्थैत वोल्ट, क्योंकि सिस्टम बदल गया। वो कौन सा सिस्टम था? SI, ये कौन सा है? सीजीएस। तो स्थैत वोल्ट हो गया, ठीक है। और उसमें भी सीजीएस सिस्टम तो है, लेकिन फिर से माध्यम क्या है? वायु या निर्वात। माध्यम क्या है? वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात के लिए फिर से वही बात, के की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो के भी हट जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी होगी? केवल Q/R, और फिर से मात्रक वही होगा, क्या? स्थैत वोल्ट, क्योंकि सीजीएस पद्धति। बात समझ में आई आपके? तो ये पूरा हुआ क्या? क्या हुआ? बिंदु आवेश के कारण। जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जब आपने पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकाले थे, तब भी लगभग ऐसे मिलता जुलता सूत्र मिला था। 1/4πε0 वहां भी था, यहाँ भी है। के वहां भी था, Q वहां भी था। लेकिन आप याद करो, पिछले बार यहाँ क्या था? R² था। पिछले बार R² था, इस बार क्या है? R। तो ये छोटा सा अंतर आ गया। पिछले बार वहां पर आता ये आवेश बटे दूरी का वर्ग तीव्रता के सूत्र में, और विभव के सूत्र में यहाँ पर आवेश और ये दूरी है। समझ में ही बात? तो गलती मत करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हाथ को इधर उधर करते हैं, याद नहीं रखते हैं कि ई का है कि सूत्र की वी का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमने क्या निकाल लिए? हमने निकाला बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है। अब हम देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण। ये एक आवेश का विभव किसका था? एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब हम देखेंगे विभिन्न बिंदु आवेश। विभिन्न मतलब आवेशों का क्या है? निकाय। निकाय यानी क्या होता है? समूह। निकाय यानी क्या होता है? समूह। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, यह है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। यहां पर देखिए, मान लीजिए एक आवेश यहां पर है Q1, दूसरा आवेश यहां पर है Q2, तीसरा आवेश यहां पर है Q3, चौथा आवेश यहां पर है Q4। ऐसे और भी आवेश हो सकते हैं, अपन डैश 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 कर देंगे। क्या करेंगे? डैश। और यहां पर एक बिंदु P है। अब यहां पर हमको एक आवेश के कारण विभव नहीं देखना है, किसके कारण देखना है? विभिन्न आवेशों के कारण। आवेशों का निकाय, समूह। अभी हमने 4 है, इसी प्रकार और भी ले सकते हैं हम, डैश डैश डैश।
मान लेते हैं पहले आवेश से p की दूरी कितनी है r1, दूसरे आवेश से p की दूरी r2, तीसरे आवेश से p की दूरी r3, चौथे आवेश से p की दूरी r4। ठीक है ना। तो यहाँ पर p पर कुल विभव कितना होगा, तो p पर कुल विभव होता है सभी आवेशों के कारण अलग अलग विभव निकालिए और उनको फिर जोड़ दीजिए। कौन सा उसको जोड़ना यानी योग, कौन सा योग लेते हैं, बीजगणितीय योग। आप जानते हैं कि अगर धनावेश है, धनावेश के कारण विभव को क्या लेते हैं धनात्मक, और ऋणावेश के कारण विभव को क्या लेते हैं ऋणात्मक। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, इसका योग लेंगे, तो हमको चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये नियम क्या कहता है कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, अभी हमने 4 लिए हैं तो 4 हो गए। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव भिन्न भिन्न आवेशों के कारण, भिन्न भिन्न आवेशों के कारण अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो पहले अलग अलग विभव निकालिए और उसका फिर बीजगणितीय योग लीजिए। मतलब अगर ये सभी धन है, अगर इसमें से मान लीजिए 2 धन है 2 ऋण, तो यहाँ पर जोड़ते समय ये 2 धन नहीं और ये 2 ऋण, कब यदि ये 2 धन होते और ये 2 ऋण। ठीक है। अब आप मान रख दीजिए यहाँ पर v इक्वल्स टू v1 1/4πε0 है ना। अगर वायु है तो k1 हो गया, क्या हो जाएगा ये आवेश बटे दूरी, आवेश बटे दूरी। आवेश कितना q1 और दूरी कितनी r1, प्लस v2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 q2/r2, v3 कितना हो जाएगा 1/4πε0 आवेश q3 और दूरी कितनी r3, प्लस 1/4πε0 q4/r4। ठीक है। इसमें आप चाहे तो 1/4πε0 को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा q1/r1 प्लस q2/r2 प्लस q3/r3 प्लस q4/r। ये आ गया। और मान लीजिए और भी आवेश होते तो, मान लीजिए और भी होते तो प्लस डैश डैश आखिरी वाला। अगर मान ले और एक आखिरी, बहुत सारे आवेश होते हैं और आखिरी वाले को हमने qn ले लिया, क्या ले लिया qn, और उसकी दूरी को क्या ले लिया rn। तो जितने भी आवेश होते हैं उतने पदों को जोड़ते हैं और आखिरी वाला पद क्या होता है vn। तो यहाँ प्लस डैश 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 और आखिरी वाला होता 1/4πε0 और qn/r। तो यहाँ पर भी लास्ट वाला क्या होता है डैश 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 qn/r। ये हो गया विभिन्न आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव। और इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सामान्य सूत्र। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 समीशन या सिग्मा, है ना। और यहाँ लिख सकते हैं qi/ri। और i मतलब ये जो सफिक्स लगे हुए हैं, तो पहले पद में i की वैल्यू क्या है 1 और आखिरी वाले में कितना n। पहले पद में i क्या है 1, दूसरे पद में 2, तीसरे में 3, और ये सिग्मा का मतलब क्या होता है योग प्लस, है ना। ये हो गया आपका क्या निकला, ये आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव। बात समझ में आ रही है आपकी, पक्का बिठा दूं। पृथ्वी का विभव, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का विभव या पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ठीक है। देखिए पृथ्वी जो है बहुत बड़ा चालक है। पृथ्वी क्या है, चालक है। और कैसा चालक है, बहुत बड़ा चालक है। और इसको आप कितना भी आवेश दे दो, कितना भी आवेश दे दो, इसका विभव कभी बढ़ता नहीं। और आप इससे कितना भी आवेश ले लो, इसका विभव कभी घटता है। सामान्य जो चालक होते हैं उसमें क्या होता है, चालक को आवेश दो तो उसका विभव बढ़ता है, चालक से आवेश ले लो तो उसका विभव घटता है। लेकिन पृथ्वी इतना बड़ा चालक है कि इसको कितना भी आवेश दो, इसका विभव बढ़ता नहीं। और इससे कितना भी आवेश ले लो, निकाल लो इससे, इसका विभव कभी घटता नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका विभव अपरिवर्तित रहता है। इसलिए अन्य वस्तुओं का विभव ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के विभव को क्या मान लिया, शून्य। पृथ्वी का विभव क्या मान लिया, शून्य। ठीक है ना, क्योंकि इसका विभव कभी बदलता नहीं। जैसे आप लोग देखते हो जितनी भी ऊंचाइयां नापी जाती, कहां से नापी जाती है, समुद्र तल से। आप कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट की हाइट समुद्र तल से इतनी है, इसकी हाइट समुद्र तल से इतनी है। तो समुद्र तल से क्यों लेते हैं, क्योंकि समुद्र तल को 0 मान लिया गया है। समुद्र तल को 0 क्यों मान लिया, क्योंकि सामान्यतः समुद्र के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता। समुद्र इतना बड़ा है कि उसके तल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए समुद्र तल को
शून्य मान लिया। तो उसी प्रकार पृथ्वी के भी विभव में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी के विभव को क्या मान लिया गया, शून्य मान लिया। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी का विभव। तो आपके समझ में आया ना, पृथ्वी के विभव को क्या मान लिया गया है, शून्य मान लिया गया है। ठीक है, तो अन्य चालकों का, अन्य जो पदार्थों का विभव है उसका जब हम मापन करेंगे तो इसके आधार पर इसको शून्य मानकर करेंगे। अब हम देखते देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार ये आता है। ठीक है, और ये प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध। ये परीक्षा में आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी क्या अक्सर आ जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कार्य को हम निकालेंगे इसकी सहायता से, कार्य की सहायता से निकालेंगे। मान लेते हैं, ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि O एक बिंदु है, यहाँ पर प्लस Q आवेश। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है A, एक बिंदु कौन सा है, A है, और यहाँ पर A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालना वहां पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो यदि यहाँ एकांक धनावेश की कल्पना करेंगे तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा ना। तो ये किसकी दिशा हो गई, बल की। ये और जो बल की दिशा है वही किसकी दिशा है, तीव्रता। ठीक है, तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। अब यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश, कौन सा, Q0। तो बिंदु ए पर परीक्षण आवेश Q0 पर, बिंदु ए पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तो ये बल बराबर क्या होता है, आवेश बटे तीव्रता। बल बराबर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ही, और यहाँ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम एक काम करते हैं, एकांक धनावेश को A से B तक लाएंगे। कहां से कहां तक लाएंगे, A से B तक। कितनी दूरी, अल्प दूरी, और दिशा देख रहे हैं आप, ये इधर A से B तक। तो परीक्षण आवेश Q0 को, आवेश या मतलब क्या, आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक अल्प दूरी, A से B तक अल्प दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। विस्थापित पूरा समझना है ना, विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो dw छोटा कार्य, अल्प कार्य, dw वेक्टर f डॉट वेक्टर dx। वेक्टर f की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए, Q0 वेक्टर E। और देखिए यहाँ पर डॉट है ना, तो डॉट को कॉपी करना है। वेक्टर में डॉट और क्रॉस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। डॉट की जगह क्रॉस की जगह डॉट, तो सब गलत। तो ये डॉट है और यहाँ वेक्टर dx। अब फिर वही जब भी मैंने बताया था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू क्या, AB cos थीटा। तो A की जगह वेक्टर है E और B की जगह क्या है, वेक्टर dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E dx और cos थीटा। थीटा फिर से देखिए, A वेक्टर E और वेक्टर dx अपोजिट है, तो यहाँ एंगल कितना हो गया, 180। cos 180 कितना होता है, -1। तो ये हो जाएगा -1 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो माइनस Q0 E dx। ये हो गया dw। इक्वेशन फर्स्ट क्या निकाला हमने, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट, यही कार्य फिर से निकालेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बदल देंगे। मान लेते हैं बिंदु ए पर विभव कितना है, V है। बिंदु बी पर विभव कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आवेश के पास है। आवेश के पास में विभव ज्यादा होता है, दूर कम। तो अगर ए पर विभव V है तो B पर थोड़ा ज्यादा होगा। मान लीजिए V प्लस
dV। इसका मतलब है कि A और B दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो गया, dV। कितना हो गया विभवांतर, dV। विभवांतर यानी विभवों का अंतर कितना हो गया, dV। अब आपने एक परिभाषा पढ़ी थी अभी, कौन सी पढ़ी थी, विभवांतर बराबर, विभवांतर की परिभाषा में क्या था, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। देखो एक नया तरीका मिल रहा है आपको विद्युत में कार्य निकालने का, ये पढ़े थे आपने। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, इससे कार्य बराबर इसका गुणा कर दीजिए, आवेश गुणित विभवांतर, इससे भी कार्य निकलता है, आवेश गुणित विभवांतर। तो अगर हम किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालना चाहते हैं तो एक नया सूत्र विभवांतर की परिभाषा से आया, आवेश गुणित उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जिन दोनों बिंदुओं के मध्य आप आवेश को ले जा रहे हो। बात समझ में, इस सूत्र से फिर से कार्य निकालेंगे, इस सूत्र से फिर से कार्य निकालेंगे, यही वाला कार्य निकालेंगे। देखिए फिर से कौन सा, यदि A व B के मध्य विभवांतर dV, A व B के मध्य विभवांतर dV हो, तो विभवांतर की परिभाषा से dW कार्य बराबर क्या बताया मैंने, आवेश, आवेश कौन सा है Q0, आवेश कौन सा है Q0, और विभवांतर, विभवांतर कितना है dV, Q0 dV। समीकरण 2, ये दोनों एक ही कार्य है, इसको हमने मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से निकाला और इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से निकाला। कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन बात तो एक ही, समीकरण दोनों की तुलना करके दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल ले लेते हैं, है ना। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, माइनस Q0 E dx, ये एक का राइट हैंड साइड है, और 2 का Q0 dV। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया E इक्वल्स टू dx को उधर ले लीजिए, dV अपॉन dx, और यहाँ माइनस बचा है, दोनों पक्षों में माइनस का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो इधर का माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर का प्लस क्या हो गया माइनस। ये रिलेशन है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव के बीच संबंध। बात समझ में आई। इसका हम ऐसा भी आगे जाके देखिए, ये खत्म हो गया, इसका हम आगे यूज करेंगे, ये माइनस को छोड़ दीजिए, dV इक्वल्स टू क्या हो गया E इंटू dx, है ना। ये क्या है, ये विभवांतर है V, dV को हम मान लेते हैं, dV की जगह हमने क्या मान लिया, विभवांतर को V मान लिया, dV की जगह क्या मान लिया V, E, और dx क्या थी, दूरी, दूरी को क्या मान लिया d। तो आगे जाके ये सूत्र हम बहुत बार यूज करेंगे, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तीव्रता में दूरी का गुणा करो तो क्या मिल जाता है, विभवांतर। आगे बहुत बार काम आएगा ये, इसको याद करिएगा। और इसी को उल्टा कर देते हैं, अगर हमने क्या किया, E में D का गुणा किया तो क्या मिला V, और अगर V को, ये D को इधर ला लीजिए, V को डिवाइड किया किससे, D से, तो क्या मिल गया E। तो तीव्रता में दूरी का गुणा करोगे, जिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का गुणा करोगे, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच क्या मिलेगा, विभवांतर। और उल्टा करो, विभवांतर में आप किसका भाग दे दो, दूरी का, तो आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों सूत्र आगे जाके बहुत बार हम काम में लाने वाले हैं। अगर हमको तीव्रता मालूम है, तीव्रता मालूम है, विभवांतर चाहिए तो ये सूत्र, और अगर हमको विभवांतर मालूम है, तीव्रता चाहिए तो ये सूत्र। बात समझ में आई। तो ये आज तक का हो गया, ठीक है। अब कल हम उसके आगे का पढ़ेंगे। आगे क्या होगा, आगे होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। तो आज मैंने जितनी बातें समझाई आपको समझ में आया। आज हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हमने देखा विभव की अवधारणा, उसके बाद हमने क्या देखा, विभवांतर की परिभाषा, ठीक। इसके बाद विभव की परिभाषा, फिर क्या देखा, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव में संबंध है। तो आज की बातें सारी समझ में आई। तो आज के बाद फिर अगला आर्टिकल कल देखेंगे, ठीक है। चलिए।